हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वायुमंडल। और इसके अलावा हम आज के वीडियो में 4 से 5 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिकों को सम्मिलित करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और पूरा वीडियो हमारा आप देखें। तो चलते हैं। ये टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं। आज का पहला टॉपिक है आपका वायुमंडल। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो इसमें पहली हेडिंग है वायुमंडल। वायुमंडल के संगठन। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले होती है नाइट्रोजन गैस। ये लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी ऑक्सीजन। ये पाई जाती है 20.99%। इसको फ्रेंड्स हम मान लेते हैं 21%। और तीसरे नंबर पे आती है इसमें आर्गन गैस, और ये वायुमंडल में होती है 0.93%। और इसके बाद फ्रेंड्स होती है CO2। ये वायुमंडल में 0.03% होती है। और CO2 के बाद में एक महत्वपूर्ण गैस इसमें होती है जल वाष्प। जो जल वाष्प गैस होती है ये 0 से लेकर 4% तक जल वाष्प गैस होती है। और इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गैस जो कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, वो होती है ओजोन। और ओजोन लेयर होता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे, ये समताप मंडल में लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर का काम होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है और पृथ्वी का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने से रुक जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखते हैं। इसमें वायुमंडल की 5 परतें हैं जिनको इस प्रकार हम ले समझा दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन। और ये होते हैं ध्रुव। तो सबसे जो निचली है इसको बोलेंगे क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली लेयर है। और दूसरी महत्वपूर्ण लेयर है आपके समताप मंडल। दूसरी है आपकी तीसरी है आपकी मध्य मंडल। और इसके बाद है आपकी आयनन मंडल या आयनोस्फीयर। और फिर है आपकी बाह्य मंडल। और इसके पास शुरू हो जाता है स्पेस। फ्रेंड्स, अब हम आपको बता दें कि नॉर्मली जनरली यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली लेयर कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स क्षोभ मंडल। और जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, आपदाएं जैसे तेज हवाएं चलना, तूफान आना, भूकंप आना, बादल बनना, वर्षा होना, बिजली कड़कना, सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। दूसरा एक और फिर है समताप मंडल। जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर जो होती है समताप मंडल होती है, क्योंकि इसी में एक ओजोन लेयर होती है O3। और समताप मंडल में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक घटना नहीं होती है, इसीलिए समताप मंडल को वायुमंडल की शांत लेयर कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर वायुयान बड़ी आसानी से उड़ता है, इसलिए समताप मंडल में वायुयान की आदर्श स्थिति विद्यमान है।
तीसरा और मध्य का जो मंडल है, मध्य में होने के कारण इसे मध्य मंडल बोलते हैं, और सबसे ठंडा है, -100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। और फिर एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं कहाँ से, तो वो है आयनन मंडल। आयनन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर जमीन में पहुंचती है, और सबसे बाहर है बाह्य मंडल। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो क्षोभ मंडल होता है, ये ध्रुव होते हैं, पृथ्वी की ध्रुव है, तो यहाँ से ये होता है 8 किलोमीटर ऊंचा होता है। यानी कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो ध्रुवों से 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा से, यानी कि ये जो 0 डिग्री लाइन है ये वाली, ये आपकी होती है 18 किलोमीटर ऊंची। ये आप ढंग से समझ लें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पृथ्वी के ध्रुव हैं ये, यहाँ से क्षोभ मंडल जो ऊंची होती है 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊंची होती है। अब फ्रेंड्स वायुमंडल की विभिन्न परतों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसमें पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज आप लें। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों से, हमने आपको चित्र में ये बता दिया था, ध्रुवों से 8 किलोमीटर होती है, और विषुवती रेखा से, या भूमध्य रेखा थे, विषुवती रेखा से ये 18 किलोमीटर ऊंची होती है। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं, इनकी मौसमी गतिविधियां, जैसे भूकंप, बादलों का बनना, वर्षा होना, तूफान आना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वायुमंडल में, जो आपके क्षोभ मंडल में, जो क्षोभ मंडल में अगले पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट होगा, इस मंडल में प्रति 165, इस मंडल में प्रति 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके बाद में दूसरा मंडल है समताप मंडल। समताप मंडल, तो फ्रेंड्स समताप मंडल में एक तो ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि O3। दूसरा इसका जो पॉइंट है, समताप मंडल में वायुयान की आदर्श स्थिति, वायुयान की आदर्श स्थिति विद्यमान है, क्योंकि इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तीसरा है बाह्य मंडल, मध्य मंडल। तीसरा मंडल है आपका मध्य मंडल, बीच में होने के कारण इसे हम कहते हैं मध्य मंडल फ्रेंड्स। एक तो इसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, -100 डिग्री सेल्सियस। अगर प्रश्न आ जाए कि वायुमंडल की कौन सी लेयर सबसे ठंडी होती है, और ये जो मध्य मंडल होता है ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है, और जबकि समताप मंडल जो है
18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आपका नंबर 4 है आयनन मंडल। फ्रेंड्स, जो आयनन मंडल होता है आपका, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक होती है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रेडियो तरंगें इसी मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचती हैं। और तीसरा पॉइंट है, आयनन मंडल 4 परतों में बटा हुआ होता है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर में और जी लेयर में। नेक्स्ट है आपका 5वां बाह्य मंडल, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सोस्फीयर। फ्रेंड्स, वायुमंडल की सबसे बाहरी लेयर होती है और इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, O2, हीलियम और हाइड्रोजन की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है, जहां पर ग्रेविटी यानी G बराबर 0 हो जाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका भूकंप। नेक्स्ट फ्रेंड्स है भूकंप। भूकंप को हम कैसे डायग्राम बना लेते हैं? फ्रेंड्स, जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है इसको हम भूकंप मूल कहते हैं, भूकंप मूल। और जहां पर ये विनाश करता है इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर। अब फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जान लेते हैं। भूकंप विनाश कहाँ करता है? एपिसेंटर। भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र या भूकंप मूल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि भूकंप के कारण में क्या कारण होते हैं। इसका पहला पॉइंट है, वायु जो है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, भूकंप के समय जमीन से प्रत्यास्थ ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा यानी कि इलास्टिक एनर्जी जमीन से निकलती है। और भूकंप के समय ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट है भूकंप को सीस्मोग्राफ से नापते हैं। भूकंप को सीस्मोग्राफ से नापते हैं। और सीस्मोग्राफ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रॉसी फेरल स्केल। रॉसी फेरल स्केल फ्रेंड, इसमें 1 से लेकर के 11 खाने होते हैं। दूसरा है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, इसमें 1 से लेकर के 12 खाने होते हैं। और तीसरा है रिक्टर स्केल।
इसमें 0 से लेकर के 9 खाने होते हैं और वर्तमान समय में भूकंप को रिक्टर स्केल से ही नापते हैं। अगला टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। और फ्रेंड्स, पृथ्वी की संरचना को हम अलग बना लेते हैं इस टाइप से। जैसे अगर ये पृथ्वी है और इसको हम ऐसा काट लें, तो फ्रेंड्स पृथ्वी की जो लेयर 3 है, तो सबसे पहली लेयर है भूक्रस्ट, फिर है आपकी मेंटल, फिर है आपकी क्रॉड है, और सबसे जो बेसी सतह है ऊपरी, ये इसे 2 भागों में बांटा गया है। इस परत का नाम है भूपरपटी। भूपरपटी, इसे इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, CRUST, क्रस्ट। और फ्रेंड्स ये सिलिका एल्यूमिनियम की बनी होती है। ये 0 से लेकर के 700 किलोमीटर तक की होती है, 700 किलोमीटर। और जो मेंटल होती है ये 700 से 2900 किलोमीटर तक होती है। और इसके बाद क्रॉड जो होती है 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक होती है। अब फ्रेंड्स, प्रत्येक पृथ्वी की जो प्रत्येक सतह है ये 2 भागों में बंटती है। इसको बोलते हैं ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और इसको बोलते हैं निचली क्रस्ट। इस परत को भी 2 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं आपका मेंटल। और ये फ्रेंड्स जो बनी होती है ये सिलिका मैग्नीज की बनी होती है, मैग्नीज की। इसको हम बोलेंगे ऊपर वाले को ऊपरी मेंटल, इसको बोलेंगे निचली मेंटल। और फ्रेंड जो सबसे आंतरिक क्रॉड वो हिस्सा होता है, जो इसको बोलते हैं क्रॉड। और ये बनी होती है निकेल और आयरन की, इसे हम निफे बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर यहाँ से प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी को कितनी भागों में बांटा गया है, तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी सतह इसकी भूपरपटी, मेंटल और क्रॉड। अब प्रश्न आ जाए पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कौन सी होती है? भूपरपटी। और काय की बनी होती है? सिलिका एल्यूमिनियम की। दूसरी परत यानी कि बीज परत कौन होती है? ये मेंटल की बनी होती है। और काय की बनी होती है फ्रेंड्स? ये सिलिका और मैग्नीज की बनी होती है। किसी किसी किताब में यहाँ Mn की जगह Mg लिखा रहता है। और पृथ्वी की आंतरिक सतह कौन सी है? क्रॉड। और ये काय की बनी होती है? निकेल और आयरन की। अब एक प्रश्न और आ जाता है कि पृथ्वी की सबसे गर्म लेयर कौन सी है? तो फ्रेंड्स जो ये है, ये पृथ्वी की सबसे गर्म लेयर है, क्रॉड। और ये लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट, इस वीडियो का चौथा टॉपिक है सौर परिवार। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे सौर परिवार में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन प्लेटो को ग्रह होने की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो इसका फ्रेंड्स हम चित्र बना लेते हैं। ये आपका सूर्य है और इसके आसपास ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो पहला ग्रह है आपका बुध, फिर इसके बाद आपका है शुक्र, फिर इसके आसपास आपका है पृथ्वी, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद में है मंगल,
यहाँ जगह नहीं है तो ऐसे हम करते हैं। मंगल के बाद में फिर आपका है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद में है शनि, और शनि के बाद में है शनि के बाद में इसमें आपका जो ग्रह है उसे बोलेंगे अरुण। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। और अरुण के बाद में है आपका आठवां और अंतिम वरुण, नेपच्यून बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ जगह ना होने की वजह से अब इसको मैं इसे चारों तरफ, ये सभी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है कि ग्रह किसे कहते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उनको ग्रह कहते हैं। और उपग्रह किसे कहते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य और ग्रह दोनों के चारों तरफ घूमते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हम बारी बारी से सौर परिवार को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बुध। फ्रेंड्स बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। दूसरा है शुक्र। शुक्र जो है बुध पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जबकि जो शुक्र है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। बुध पर 94 या 95% से ज़्यादा CO2 है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है और इसीलिए बोलते हैं शुक्र सबसे चमकीला है। शुक्र मॉर्निंग में दिखता है, सूर्य उगने से 1 घंटा पहले दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और सूर्य छिपने के बाद 1 घंटे बाद भी ये दिखाई देता रहता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार या सांझ का तारा बोलते हैं। और शुक्र का जो आकार है लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी की भगनी कहते हैं। तीसरा ग्रह है आपका पृथ्वी। पानी की उपस्थिति के कारण दोनों के फ्रेंड्स बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी पानी की उपस्थिति के कारण इसको हम नीला ग्रह बोलते हैं और इसका एक उपग्रह चंद्रमा है। फिर आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। और पृथ्वी के अलावा मंगल एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना है। इसके अलावा इसके बाद में जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और वरुण चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। फ्रेंड्स अब इसको हम बारी बारी से इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं बुध यानी कि मरकरी। तो मरकरी के बारे में हम देखते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है मरकरी, सबसे नज़दीक है और ये सबसे छोटा है फ्रेंड्स। बुध सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में लगा देता है। उसके बाद में सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर बुध का ही है। यानी दिन और रात में यहाँ पर 560 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड यहाँ पर तापांतर है और जहाँ पर इतना तापांतर है वहाँ पर जीवन की कोई संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्र। अब फ्रेंड्स लेते हैं इसमें शुक्र पर मोर देन 90 से 95% CO2 है, जिसके कारण ये जलता हुआ गोला है, इसलिए शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। यह पृथ्वी है, सूर्य है, सुबह मॉर्निंग में दिखाई देता है तो इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अब सुबह का तारा शाम को दिखाई देता है तो इसे सांझ का तारा कहते हैं। यह 225 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा देता है। 225 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, और इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है।
इसका जो आकार है लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की भगनी कहते हैं। पृथ्वी की भगनी माने होता है बहन। बहन भाई लगभग समान आकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स आ जाता है पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। और चौथा पॉइंट है, इसे सुंदरता का देवता भी कहते हैं। सुंदरता का देवता है शुक्र। सबसे चमकीला है देवता। सुंदरता का देवता कौन सा ग्रह कहलाता है? शुक्र। अगला फ्रेंड्स है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरा ग्रह है और आकार की दृष्टि से पृथ्वी 5वें स्थान पर आता है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का 5वां स्थान है। और यह पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। शुक्र व मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के कारण इसको हम नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह। नीला ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगा देती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है तथा पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई है। इसके बाद ग्रह आता है आपका मंगल। इसको मार्स ग्रह इंग्लिश में मार्स कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, मंगल 687 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। यहाँ की मिट्टी में बोरोन और आयरन पाया जाता है, जिसके कारण मिट्टी का रंग लाल है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। और फ्रेंड्स, मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, जो कहते हैं माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह ही है जहां पर जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना है। संभावना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न है आपका बृहस्पति। यानी कि जुपिटर आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा पॉइंट है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है इसका, यह है 11.9 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा देता है। तीसरा पॉइंट है, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 67 उपग्रह हैं इसके। अगला पॉइंट है, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसमें तारे का भी गुण है और ग्रह का भी गुण है, क्योंकि इसकी अपनी रेडियो एनर्जी है। इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा, और जिसकी अपनी रेडियो ऊर्जा होती है
वो अपने प्रकाश से चमकता है। इसके बाद नंबर आता है शनि का। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम और आपको बता दें कि जो एस्ट्रॉइड यानी जो उल्का पिंड होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच टूटते हैं। तो नेक्स्ट है शनि। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह 29.5 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। शनि के आसपास 7 बलय पाई जाती हैं और शनि आकाश में पीले तारे की तरह दिखाई देता है। शनि के 62 उपग्रह हैं। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टीटॉन या टाइटन। इसके बाद नंबर आता है आपका अरुण का। ये 7वां ग्रह है अरुण या यूरेनस। पहला इसका पॉइंट है यह 84 दिन में इन 84 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। इसके अक्षीय झुकाव के कारण फ्रेंड्स इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह इसे हम कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर सूर्य पूरब में अस्त होता है और पश्चिम में उदय होता है। इसके 27 उपग्रह हैं। इसके बाद आता है आपका वरुण यानी कि नेपच्यून। तो वरुण में है फ्रेंड्स 165 वर्षों में ये सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। इसके उपग्रहों की संख्या है 13 इसके उपग्रह हैं। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय में हमारे सौर परिवार में 8 उपग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। हमारा जो 9वां ग्रह था प्लेटो, अब इसको ग्रह होने की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसके क्या कारण हैं? तो चलते हैं ना प्लेटो। फ्रेंड्स प्लेटो को 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्रॉग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और इसके प्रमुख कारण इस प्रकार बताए गए। फ्रेंड इसका कारण था कि प्लेटो की कक्षा उसके पड़ोसी नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती थी। और दूसरा प्रमुख कारण है कि ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो, गोलाकार हो, सूर्य का चक्कर काटता हो, ग्रहों के दर्जे में आएगा, जबकि ये ऐसा नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो वीडियो है इसमें हमने 4 छोटे छोटे टॉपिक सम्मिलित किए हैं और यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में मिलते हैं। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगला वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।